वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज एक बहुत ज़बरदस्त सेशन आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। आज हम जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, खास करके जो जीके के रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा, उनकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन एफडब्ल्यूए में पूछा गया था और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं इसकी, जैसे कि हम पूरी अरेंजमेंट देखें किस तरह से सीक्वेंस होती है। और उसके साथ जैसे कोई ये क्वेश्चन डांस पे पूछा गया है, इसके पीछे डांस की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो हम देखेंगे। ये सारी जो क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछती है इसके हम बैकग्राउंड को देखेंगे। और ऐसा ही करने से पिछले साइंस का हमने बैकग्राउंड को देखा था, 4 क्वेश्चन उसी एक सेशन में से डायरेक्टली पूछे गए थे। तो ये बैकग्राउंड को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। वेटरनरी फार्मासिस्ट, एसए, फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, नायब, ये सभी एग्जाम्स के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत बार ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें, जलियांवाला बाग जो है 1919 में हुआ, दांडी मार्च 1930 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो इसको अगर आप अरेंज करते हो तो करेक्ट सीक्वेंस बी आता है, CABD। CABD करेक्ट सीक्वेंस इसका आंसर आता है, CABD ये करेक्ट सीक्वेंस रहती है। अगर आपको बताऊं यहाँ पर 1905 के बाद की जो सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूँगा, जल्दी से आप और हम दोनों मिलके एक क्विक रिवीजन डालते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के दौर में होती है। 1906 में फॉर्मेशन होती है मुस्लिम लीग की। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट में, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में। 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आता है जिसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो प्रोविज़न है रखा जाता है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, यही पार्लियामेंट्री रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट यही एक ही बात है। 1911 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, अमेंडमेंट ऑफ द बंगाल पार्टीशन ऑफ 1905। जो 1905 की पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो कैंसिल हो जाती है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल 1911 में होती है, ये आपने याद रखना है। 5 में बंगाल की पार्टीशन होती है और 1911 में कैंसिल हो जाती है। और दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जो शिफ्ट होती है कैपिटल इंडिया की, वो भी 1911 में होती है। 1916 में होम रूल लीग जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा सेटअप की जाती है। 1916 की बात करें, लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है यूनाइट होती हैं। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस टूटी थी 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, वो वापस से रीयूनाइट भी 1916 के लखनऊ पैक्ट में ही होती है। आगे बढ़ते हैं 1907, गांधी जी आ जाते हैं 1915 में। और उसके बाद आते हुए 3 सत्याग्रह गांधी जी के आते हुए होते हैं। सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। ये आपने गांधी जी के आने के बाद जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ये आपको यहाँ पर सीक्वेंस में पता रखना है। और इसके बाद 1919 में बड़ा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर 3 इवेंट्स होते हैं। मोंटेगो कैल्मस्टन रिफॉर्म जो है, इसके बाद रॉलाट एक्ट पास होता है, और जलियांवाला बाग जो है विसाख, ये तीनों इवेंट जो है 1919 में होते हैं। 1920 में अगर हम बात करें, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बनना। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों 1920 में बनती हैं। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को सप्रेस ख़त्म कर दिया जाता है चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद 1922 में। और इसके बाद स्वराज पार्टी भी बनती है 1923 में। उसके बाद जो है 1927 में अपॉइंटमेंट होती है साइमन कमीशन की, और साइमन गो बैक का नारा लगता है। लाला लाजपत राय की शहादत होती है। 1918 में नेहरू रिपोर्ट पुट फॉरवर्ड होती है। और इसके बाद 1919 में जिन्नास के जो 14 पॉइंट्स है वो भी प्रपोज किए जाते हैं। 1930 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दांडी मार्च जो है होती है। उसके साथ साथ डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है 1930 में। और 1930 के ही एंडिंग में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और कोई भी जाता नहीं है जब तो 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन जो भी जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे, जो प्रिजन में थे, जेल में थे, उनको रिहाई की जो डिमांड थी गांधी जी के द्वारा, उसके रिलेटेड इरविन जो गवर्नर वाइस रहे थे उनके साथ बातचीत होती है। 1931 में इसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। आगे बढ़ते हैं, 1932 की डेट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि पूना पैक्ट जो होता है, पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में डिप्रेस क्लासेस के रिलेटेड होता है, ये आपने याद रखना है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो पास होता है।
40 में अगस्त ऑफर अनाउंस किया जाता है। 42 में क्रिप मिशन आता है जो कि सर स्टीफर्ड क्रिप हेड कर रहे होते हैं, जिसको 1945 में वेवल प्लेन आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन सेंड किया जाता है जिसके बेस पे कंस्टिट्यूएंट बनाया जाता है। 1947 में माउंटबेटन प्लेन को अनाउंस किया जाता है और 1947 में फाइनली जो है इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव करता है। तो यहाँ तक थी सीक्वेंस की बात। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड तक वीडियो पे बने रहे। मैं ज़रूर गारंटी देता हूँ कि बस जो आपके 10-15 मिनट आपके यहाँ पर वीडियो में जा रहे हैं, डेफिनेटली इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। तो इनमें से झेलम रिवर की वैरीनाग जो है इज़ नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई थी कुद डांस के रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट है, कुद डांस परफॉर्म इन द ऑनर ऑफ गॉड लोक देवताज एज अ थैंक्स गिविंग रिचुअल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी, प्रैक्टिस ऑन फेस्टिव ओकेशंस लाइक ईद एंड रमज़ान डेज आर गोइंग। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर रहेगा 1 स्टेटमेंट करेक्ट ओनली। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट और आपका लेना चाहूँगा। जम्मू रीजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फोक डांसेस की बात करूँगा मैं यहाँ पर। जम्मू प्रोविंस की, कश्मीर प्रोविंस की नहीं, जम्मू प्रोविंस की 4 इंपॉर्टेंट फोक डांसेस की बात करूंगा इस स्लाइड में। सबसे पहले आता है कुद डांस, जिसको एक रिचुअल डांस है, परफॉर्म इन द ऑनर ऑफ लोक देवता, जो अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया था। परफॉर्म ड्यूरिंग द नाइट अराउंड द फायर, आग जला के रात में जो डांस किया जाता है। हिरन की बात करें, एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है ये। हिरन क्या है? एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है जिससे 10 से 15 पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करते हैं लोहड़ी फेस्टिवल में। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, लोहड़ी फेस्टिवल के टाइम में हिरन डांस परफॉर्म किया जाता है। कुद हिरन क्लियर है, जम्मू प्रोविंस की जो इंपॉर्टेंट डांस। गितरू की बात करें, गितरू एक डांस कम सॉन्ग फॉर्म है, डोगरा पहाड़ी रीजन का डांस कम सॉन्ग फॉर्म है। ओके। और बैंथ जो है चोरस सिंगिंग है, जैसे गोल सर्कल में बैठ के लोग जो है, गुजर बकरवाल जो लोग हैं वो ट्राइब के लोग जो गाना गाते हैं, इसको गुजर बकरवाल ट्राइब से याद रखना है। बेंथ जो है ये एक चोरस सिंगिंग ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है, सिंगिंग है ये। तो ये आपने 4 जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस आपने याद रखना है जम्मू प्रोविंस के रिलेटेड। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। फोक डांसेस ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में सबसे इंपॉर्टेंट जो फोक डांस यहाँ पर आता है वो आता है रऊफ। रऊफ की बात करें, मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ कश्मीर परफॉर्म ड्यूरिंग द मैरिजेस फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस। रऊफ डांस जो है मैरिज फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन जो भी होते हैं उनमें परफॉर्म किया जाता है। इसमें होता यूँ है कि 2 ग्रुप्स ऑफ लेडीज़ जो होती हैं, 2 ग्रुप्स ऑफ लेडीज़ फेसिंग ईच अदर with arm locked around one another, backs move back forward and forward, major steps in unison singing alternately, जैसे melody tune। जैसे यहाँ पर 2 ग्रुप्स ऑफ लेडीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस किया और आर्म्स एक दूसरे में लॉक की हुई, तो इस तरह से ये नाचती हैं। तो इसको रऊफ डांस कहते हैं, ये आपने याद रखना है। कश्मीर वैली में ये परफॉर्म किया जाता है। बच्चा नगमा की बात करें, इंट्रोड्यूस कश्मीर में हुआ था, अफगानिस्तान से ये इंट्रोड्यूस किया गया था। टीन बॉयज़ जो होते हैं ड्रेस्ड इन अ फेमाइन ड्रेस डांसेस थ्रू अ मेजर स्टेप्स and round to the accompaniment of the singing a troop singers, popular in rural especially the farmers में ये popular रहता है बच्चा नगमा। बंद पत्थर की बात करें, बंदा पत्थर जो है ये बंद आर द फोक ओपेरा डांस एंड पाथर मीन्स द मिमिक्री एंड इमिकेशंस। तो ये 2 अलग लफ्ज़ से बना है। बांस आर फोक ओपेरा डांसर्स एंड पाथी जो है ये इसका मतलब होता है मिमिक्री एंड इमिटेशंस। हाईली ड्रामेटिक थेटिकल ये डांस है, नो फीमेल टेक। अच्छा, एक और बात है ना, बंद पत्थर जो है ये सिर्फ मेल्स का डांस होता है, इसमें कोई फीमेल पार्ट नहीं लेती। नगाड़ा वगैरह भी इसमें, शनाई वगैरह भी बजाई जाती है बांध पत्थर में। वंग नचून की बात करें, वंग नचून, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप सबको पता ही है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हमारा सिस्टम ख़राब ही है, टंग प्रॉब्लम भी है अदरवाइज। वंग चोंग नचून की बात करें, मैरिज डांस होते हैं, कॉमन होते हैं जो कश्मीरी पंडित्स में, जो कश्मीरी पंडित्स की मैरिजेज में ये डांस परफॉर्म किया जाता है, वंग नचून। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कश्मीरी पंडित्स के नाम से याद रखना है। हाफिज़ नागमा की बात करें, एक लाइट डांस एक्शन है अकम्पनीड बाय द सूफियाना म्यूज़िक, जो कि सूफियाना म्यूज़िक पर्शियन स्टाइल्स का ये एक डांस है। मुगल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था हाफिज़ नगमा को, तो ये आपने याद रखना है। ये थे अपने कश्मीर जो रीजन के डांस फॉर्म्स थे जो आपको मैंने बताया। जम्मू के भी अलग से हमने बता दिए। होपफुली ये आपको स्लाइड दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत हमने इसको कोशिश किया आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुँचाने की। इसके बाद थोड़ी और ऐड करते हैं हम। कश्मीर रीजन के चक्री की बात करें, मोस्ट पॉपुलर
डांस फॉर्म द कश्मीर फोक म्यूज़िक, एक तरह का एक्चुअली ये फोक म्यूज़िक है, इट्स नॉट अ डांस फॉर्म, इट्स अ फोक म्यूज़िक चक्री। और लाडी शाही की बात करें और प्रेजेंट सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ पे जो परफॉर्म किया जाता है लाडी शाही। और हिक्कत की बात करें, स्पेशल फोक डांस है परफॉर्म बाय टू गर्ल्स हु जॉइन देयर हैंड्स इन क्रिस क्रॉस मैनर। क्रिस क्रॉस मैनर में ऐसे हाथ नहीं, इसे कुंडी डालते हाथ में एक दूसरे के, फिर वो घूमते हैं दो गर्ल्स, तो इसको हिक्कत डांस कहते हैं। तो वन वुन की बात करें कि वेडिंग सॉन्ग है वन सॉन्ग संग इन चोरस बाई अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स प्राइज अ ब्राइड ग्रूम, जो दूल्हा दुल्हन के प्राइज में ये चोरस सॉन्ग है जो गाया जाता है वेडिंग के दौरान। तो ये वन वुन भी आपने याद रखना है। ओके, होपफुली ये जो आपके लिए कल्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट करवाया था, यहाँ थोड़ा ऐड कराऊंगा। विच पास कनेक्ट्स द जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जो पास है, ये पास का नाम है जोजिला। ठीक है, मैंने आपको जो मैं आपको एक और बताया था, मैं अभी बताता हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे। मैंने पेंसिला का जो बताया था ना, पेंसिला का कहा था कश्मीर वैली को कारगिल से कनेक्ट करता है डायरेक्टली, कारगिल से, तो ये पेंसिला है। अदरवाइज JNK को लद्दाख से कनेक्ट करने वाला जोजिला है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और जो बनिहाल है, ये जवाहरलाल टनल भी कहते हैं, पीर पंजाल रेंज में है। ये कनेक्ट द बनिहाल और काजीगुंड को कनेक्ट करता है। क्लियर है। बुर्जिल पास बीच में पड़ा है। इट जॉइंस द एस्टोर वैली ऑफ कश्मीर विद द डिसोई प्लेन्स ऑफ लद्दाख। ओके, पीर पंजाल पास, जो इसको पीर की गली भी कहते हैं, कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द रजौरी एंड पुंछ एरिया वाई मुगल रोड। तो ये जो इंपॉर्टेंट पासिस हैं जम्मू कश्मीर के, ये आपके सामने है, इसको एक नज़र आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो अदर पासिस जैसे कि लेह लद्दाख में जो पास है उमिंगला, जिसको हाईएस्ट मोटरेबल पास भी कहा जाता है, इट कनेक्ट्स द लेह विद द पेंगोंग लेक। और खदुंगला, जिसको सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है, इट कनेक्ट्स द लेह एंड द शिचिन ग्लेशियर। इसके अलावा जो बाकी पास हैं, इसको वीडियो पास करके आप देख सकते हो, जैसे कि थंगला, अगिल पास, चंगला पास, नलाका पास, बारालच्छा पास, बुर्जिल पास, ये सारे आप यहाँ से मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कराऊंगा, ये हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ये मैंने कहा एक एक क्वेश्चन मैंने चुन के लाया है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बड़ी डिटेल से आपके लिए लाई गई है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था एक सीक्वेंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, रणथंबोर राजस्थान में है, गिर गुजरात में है। ये मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं 20 सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जिनका आपके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए, ये कहाँ पर है। इसके सबसे पहले आपकी 2 आगे मैंने स्टेट वाइज वो भी रखी है 20-20। 2 आपको उत्तराखंड की याद रखनी है, दैट इज़ जिम कॉर्बेट, सबसे पहली नेशनल पार्क है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये दोनों आपको याद रखनी है, जिम कॉर्बेट एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है। गिर फॉरेस्ट एंड ब्लैक बक, गिर एंड ब्लैक बक कहाँ पर है? गुजरात में। और राजस्थान की मैं यहाँ पर 3 बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ रणथंबोर, कलाडियो एंड सरिस्का। ये तीनों एग्जाम में पूछी गए हैं बहुत बार। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, कलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। ये आपको तीनों राजस्थान की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखनी है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बताएंगे। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, हेमिस नेशनल पार्क लेह में है, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा आपको पता है सबसे बड़ा डेल्टा, वो भी वेस्ट बंगाल में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। बंगरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलोर में है। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। कुथरमुख नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में है। पेरियार जो है रिवर भी केरला में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरला में है। केरला की 2 यहाँ पर याद रखना है, वो है अरावुकुलम नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व। या पेरियार नेशनल पार्क भी हो तो कोई नहीं, आएगा आंसर यही। क्वेश्चन 17 पे, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर 3 नेशनल पार्क यहाँ पर रखी है हमने, कान्हा, पेंच एंड बांधवगढ़।
कान्हा पेंचर बांधवगढ़। कंचनजुंगा जो है, कंचनजुंगा आपको पता है सबसे ऊंची पहाड़ी इंडिया की जो है, इंडियन, प्योरली इंडियन बेस्ड, जो सिक्किम में है। और कंचनजुंगा नेशनल पार्क भी आपको सिक्किम में ही याद रखना है। ये 20 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थी जो आपको 101% आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्रॉप्स पे क्वेश्चन है। बहुत बार मैं क्रॉप्स के आपको बता भी चुका हूँ। राबी क्रॉप जो है सोन की जाती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, ये करेक्ट है। राबी क्रॉप्स को वाटर नहीं चाहिए है, राबी क्रॉप्स को वार्म टेम्परेचर भी नहीं चाहिए है। इसका मतलब सिर्फ ए जो है करेक्ट रहेगा आंसर। और यहाँ पर मैं आपको खरीफ क्रॉप के बारे में बता दूँ। खरीफ को समर क्रॉप भी कहते हैं। मॉनसून के टाइम पे इसको बीजा जाता है, जून या जुलाई के टाइम में, एंड एंड्स जो है इन अक्टूबर नवंबर में इसको काट खत्म कर दिया जाता है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में। मॉनसून जो है ये मॉनसून क्रॉप्स होती हैं। और इसकी अगर हम बात करें, इसको रेनफॉल और हीट काफ़ी चाहिए, एक्सेसिव रेनफॉल और हीट की ज़रूरत होती है। पानी काफ़ी चाहिए और गर्मी भी इसको काफ़ी चाहिए। एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, राइस, पैडी, मेज़, कॉर्न, बाजरा, ज्वार, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा जिसमें क्रॉप सीजन से क्वेश्चन ना आया हो। तो ये स्लाइड आपको 100% याद होनी चाहिए। आपको बता दूं, खरीफ और राबी जो है ये विंटर क्रॉप्स होती हैं, जो कि मिड नवंबर में सोन की जाती है और हार्वेस्ट इसको अप्रैल मई में किया जाता है। विंटर क्रॉप्स कहते हैं। ड्राई और कूल क्लाइमेट में ये ग्रो करती हैं, ड्राई एंड कूल क्लाइमेट में ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल में इसकी वीट, बरले, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, ओट, बाजरा एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स में आता है किसकी, अपने राबी क्रॉप की। ओके, क्वेश्चन आगे 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 आपके सामने है। लेक और स्टेट्स के बारे में बताया है। आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ। पुलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश में है, डल लेक जम्मू कश्मीर में है, लोकतक लेक मणिपुर में है। उसका मतलब हुसैन सागर जो है वो तेलंगाना में होगा। ठीक है, 3 अब मुझे आती थी, आपको इसको होपफुली अगर 2 भी आती हो तो आंसर फिर भी यहाँ से आंसर निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस असिस्टेंट की जीके में। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। मैं एक छोटी सी स्लाइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशनल बापू या महात्मा भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी पैट्रियाट ऑफ पैट्रियाट्स भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्ट्रॉन्ग या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी माना जाता है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को माना जाता है। लता मंगेशकर को सवार कोकिला जो है माना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को पंजाब केसरी या लोकमान्य के नाम से पुकारा जाता है। और जैनुल आबदीन को अकबर ऑफ कश्मीर और CR एंड्रयू को दीन बंधु और चितरंजन दास CR दास को देश बंधु के नाम से पुकारा जाता है। सुमंदर गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया और आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया, तोता हिंद जो है कि खिताब से नवाजा गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डैम्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस दी गई है स्टेट और डैम के रिलेटेड, आपको यहाँ पर मैच करना है कॉलम्स को। तो यहाँ पर तहरी डैम जो आप सबको पता होगा उत्तराखंड में है, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी के डैम्स की बात करें, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बी जो है भगवानी सागर डैम गुजरात के अंदर है, डी जो है उत्तराखंड के अंदर है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो B3 और ये सीक्वेंस आपको सी इसका आंसर करेक्ट रहेगा। मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो डैम हैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जिसमें आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाई गई है स्लाइड। वीडियो को लाइक अभी कभी कर दें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, होपफुली सबने लाइक कर दिया होगा। मेहनत देखें आप इस लेवल की आपके लिए कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी आसान हो जाएं। बाखरा नगल डैम सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तहरी डैम भागीरथी रिवर पे है उत्तराखंड के अंदर। हीराकुद डैम जो है महानदी पे है उड़ीसा के अंदर। नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पे है आंध्र प्रदेश के अंदर। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है गुजरात के अंदर। कोयना डैम कोयना रिवर पे है महाराष्ट्र के अंदर। बलीमला सीरू रिवर के ऊपर है उड़ीसा के अंदर। तो ये मोस्ट पॉपुलर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं और रिवर और स्टेट के साथ आपके सामने रखे। ओके,
तो ये आपने याद रखना है। और इसमें लार्जेस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। लार्जेस्ट कौन सा डैम है और हाईएस्ट डैम कौन सा है कमेंट करें आप, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा है। जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर आपको बताया गया है फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन है, दारुल अलम और मियाँ दिद्दू ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी आता है सीधा सीधा गुलाब सिंह। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है हमें, लेकिन इसका आंसर सीधा एक ही ऑप्शन से निकल जाता है, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी A4। तो A4 एक ही ऑप्शन में यहाँ पर, तो इधर से आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस तरह के 2 सेशन हमने ऑलरेडी भी डाले हैं, उसकी जो PDF है इस सेशन की और इससे पहले 2 जो हमने इसी तरह के जो सेशंस डाले थे उसकी PDF टेलीग्राम पे आप जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी एग्जाम के आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहिए तो ये मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें।